हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ पे सॉलिड स्टडी चैप्टर शुरू कर दिया था, उसके अंदर में आप लोगों ने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़े हो। देन सॉलिड के और जो वहाँ पे कुछ टाइप्स आते हैं वो आपने पढ़े, वहाँ पे क्रिस्टलाइन आता है, एमोर्फस आता है, उसके बाद में आपने उसके अंदर में आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और एनिसोट्रॉपी के बारे में भी आप लोगों ने उसके अंदर में पढ़े हो। तो आज जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसे हम लोग क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या आती है और उनके शॉर्टकट्स यहाँ पे क्या होता है। मतलब जितना भी क्लासिफिकेशन है उन सब की डेफिनेशन हम लोग एक ही पैटर्न में पढ़ेंगे, सिर्फ वहां पे हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स वहां पे चेंज करेंगे, मतलब इनके नाम के अंदर में ही हम लोग पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशन। तो आपको अलग से मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो चलिए हमारे यहाँ पे टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहता है इसे हम लोग यहाँ पे चार क्लास में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि पहला जो यहाँ पे आता है उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और लास्ट में जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इससे पहले के जो लेक्चर था उसके अंदर में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि जितने भी सॉलिड रहते हैं हमेशा तीन चीजों से बनते हैं, एक तो बनते हैं एटम से, या फिर वो बनते हैं आयन से, या फिर वो बनते हैं वहां पे मॉलिक्यूल्स से, और इन तीनों को हम लोग जॉइंटली यहाँ पे बोलते हैं पार्टिकल्स, या फिर हम इन्हें बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे बोलते हैं। ये मैं आप लोग के इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो चलिए अब ये जो होता है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ध्यान देना बराबर। अब अगर हम लोग ने एग्जांपल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये हमने यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है एक है यहाँ पे रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिर यहाँ पे क्या डेफिनेशन होगा, बड़ा ही सिंपल यहाँ पे आता है। देखिए मॉलिक्यूलर के अंदर में कौन सा वर्ड यहाँ पे आता है? मॉलिक्यूल। कौन सा आता है? मॉलिक्यूल। यानी क्या होगा, जिस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के सबके सब पार्टिकल ये रहते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल्स। उनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनेगी, देखिए द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे उसे हम? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे आता है। अब चलिए मैं क्या करता, थोड़ी आइडिया आप लोगों को ना बाकियों के बारे में भी दे देता हूं। अगर हम लोग यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है, देखिए द क्रिस्टलाइन solid in which all the constituent particles are molecules are known as molecular क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे बोलते हैं। अब देखिए क्या करना है आप लोग को, अगर हम लोग अभी यहाँ पे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पे आयन आ रहा है। मतलब क्या करोगे यहाँ पे, जैसे कि ये जो होता है वहां पे द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयंस। तो हम उसे फिर बोलेंगे वहां पे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो डेफिनेशन वही रहेगी। अब क्या करेगा, जहां पे आपने लिखा था मॉलिक्यूल वहां पे आपने क्या लिखना है? आयंस। समझ में आएगा? देखिए डेफिनेशन पूरी वही बनेगी। क्या बोलोगे आप लोग? द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस आर नोन एज, यहाँ पे क्या आएगा? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा यहाँ पे। देखिए बहुत ही सिंपल। वही अगर आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके अंदर में क्या होगा, देखिए सिंपल यहाँ पे आता है मेटल, और अभी यहाँ पे क्या बचा है? एटम। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेटल एटम्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेटल एटम्स आर नोन एज
फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए बहुत ही इजी है, क्या किया हमने, नाम के अंदर से उसकी डेफिनेशन हम लोग बना रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चौथा जो यहाँ पे आता है उसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल है, इसके अंदर में आपने क्या लिखना है यहाँ पे, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, यहाँ पे लिखना है आपने आर हेल्ड टुगेदर, क्या लिखना है आपने, हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, क्या लिखना है, बाय कोवैलेंट बॉन्ड लिखना है, आर नोन एज, फिर यहाँ पे आएगा कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए मैंने क्या किया आप लोग को, चारों जो यहाँ पे इसके टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड के सबकी डेफिनेशन के शॉर्टकट्स की डेफिनेशन जो उनकी उनके नाम ही मैंने आप लोग को बता दिया, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो मैंने आप लोग को सिर्फ ट्रिक बताया कि डेफिनेशंस को कैसे याद करना या फिर याद रखना है, ऐसे आप लोग पेपर में भी यूज कर सकते हो। अब जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है वो उससे हम लोग को पढ़ना है अपना मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जिस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के सबके सब पार्टिकल लेकर रहते हैं मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए ये जो होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके ना और तीन टाइप आते हैं। पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड जो यहाँ पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और थर्ड जो यहाँ पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बनते हैं तीनों के टाइप्स, मतलब ये जो होता है मॉलिक्यूलर, इसके तीन टाइप बनते हैं यहाँ पे। अब व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसके नाम के अंदर ही डेफिनेशन है। कैसे बोलेंगे हम लोग, जिस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के सबके सब पार्टिकल्स यानी सबके सब मॉलिक्यूल्स ये रहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। कौन से रहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बनेगी डेफिनेशन, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए इसके अंदर में जितने भी जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सबके सब यहाँ पे एक दूसरे से अटैच होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स से। किससे अटैच होते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स से अटैच होते हैं। अब ये जो रहते हैं बेटा यहाँ पे ये सबके सब रहते हैं यहाँ पे सॉफ्ट सॉलिड, क्या रहते हैं, सॉफ्ट सॉलिड यहाँ पे बनते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे HCl आता है, सही है, सॉलिड SO2 यहाँ पे आता है। ये सबके सब एग्जांपल किसके बनते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलोगे आप लोग, सिंपल है, अब यहाँ पे लगा देना आपने नॉन, मतलब क्या होगा, जिस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के सबके सब पार्टिकल ये रहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे इसके डेफिनेशन, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसके अंदर में जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं ये सबके सब एक दूसरे से अटैच होते हैं वीक लंदन फोर्स से। किससे अटैच होते हैं, वीक लंदन फोर्स से अटैच होते हैं। और ये सबके सब टॉपिक ना आपको 11th में मिल जाएंगे। कौन से, डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरा यहाँ पे क्या आता है, वीक लंदन फोर्स जो आते हैं सब आपको 11th में डिटेल में है। फिलहाल आपने सिर्फ इसके नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्या होगा, सिंपल है, जिस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के सबके सब पार्टिकल एक दूसरे से किससे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। हम उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड भी ऐसे बोलते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन क्या बनेगी, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसमें एग्जांपल कौन से आते हैं, HF यहाँ पे आता है, HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे अमोनिया आता है, तीसरा यहाँ पे जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं, वाटर। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या रहती है, ये सबके सब इलेक्ट्रिसिटी के बनते हैं, पुअर कंडक्टर बनते हैं, और ये सबके सब होते हैं सॉफ्ट सॉलिड। क्या होता है, सॉफ्ट।
तो यहाँ पे हमने अभी पूरा का पूरा पढ़ा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके यहाँ पे हमने 3 टाइप भी पढ़ लिया। देखिए बहुत इजी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। इसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड? अरे बहुत ही सिंपल टॉपिक है यार, अभी मैंने बताया। कौन सा वर्ड आ रहा है इसके अंदर में? आयन। सही है, यहाँ पे आयोनिक के अंदर में। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? अगर अभी हमने यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स बना लिए हैं, समझ में आया क्या? यह है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए अब होगा क्या, जिस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के सब पार्टिकल्स ये अगर रहते हैं आयंस, क्या रहेंगे बताओ? आयंस। हम उसे बोलेंगे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेफिनेशन क्या बनेगी? द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस आर नोन एज आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए बहुत इजी है यहाँ पे। अब देखिए ये जो होते हैं ना आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमेशा 2 आयन से बनते हैं, 2 ही आयन रहते हैं। एक तो ये बनेंगे कटायन से, एक तो बनेंगे अनायन से। अब देखिए जैसे कि ये जो हो गया यहाँ पे कटायन, तो यहाँ पे क्या आएगा? अनायन। फिर से क्या आएगा यहाँ पे? कटायन। फिर इधर क्या आएगा? अनायन, कटायन, अनायन। यहाँ पे आएगा कटायन, अनायन, कटायन, यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये जो होते हैं ना आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सब के सब बनते हैं कटायन और आयन से बनते हैं। इनके अंदर में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और आयंस होते हैं। मतलब जितने रहेंगे कटायन उतने यहाँ पे क्या रहता है? अनायन भी रहते हैं। इसलिए ये यहाँ पे बनते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनते हैं। अब देखिए इसका जो यहाँ पे अरेंजमेंट रहता है डिपेंड करता है वहां पे साइज ऑफ आयंस पे, मतलब कैटायन और आयन के साइज पे भी डिपेंड करता है इसकी अरेंजमेंट। अब देखिए इसके अंदर में यहाँ पे क्या आता है, अगर आप इसके प्रॉपर्टीज के भी बारे में पढ़ते हो तो पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमेशा रहते हैं ब्रिटल। हार्ड और क्या रहते हैं? ब्रिटल रहते हैं। नंबर 2, ये जो होते हैं आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके बीच में ये जो आयंस जो होते हैं इनके बीच में ना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट देखिए ये जो होते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक सॉलिड स्टेट में यहाँ पे क्या होता है? आयंस मूवेबल रहते नहीं, मतलब इनमें मोबाइल आयंस रहते नहीं है, इसलिए ये बनते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर आप इन्हें फ्यूज करते हो, अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाते हो एक्वियस सॉल्यूशन, या फिर अगर आप इसे मेल्ट करते हो तो वहां पे मोबाइल आयंस आते हैं, मतलब मूवेबल आयंस आते हैं। इसलिए फिर उसमें लिक्विड स्टेट या फिर फ्यूज स्टेट में ये बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? ये जो रहते हैं आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये जो रहते हैं ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इसके अंदर में डिसॉल्व होते नहीं है। अगर यकीन नहीं मेरे ऊपर तो आप लोग एक बार घर पे जाकर ट्राई कर सकते हो। अब देखिए ये हो गया पूरा का पूरा भी यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हो गया। बहुत ही सिंपल टॉपिक यहाँ पे आता है। अब अगर अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, अबे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब अभी यहाँ पे क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अब अगर हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे कि बना लिया अभी यहाँ पे सिंपल है, बताओ अब इसके अंदर में कौन सा वर्ड आ रहा है? मेटल। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जिस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के सब पार्टिकल ये रहते हैं यहाँ पे मेटल आइटम। क्या रहता है? मेटल आइटम रहता है, उनको हम लोग बोलते हैं मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर डेफिनेशन कैसे बनेगी देखिए अब यहाँ पे, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल आइटम्स आर नोन एज मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत इजी है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता होगा भी यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनके अंदर में सबके सब एटम कौन से होते हैं? मेटल एटम। और मेटल की एक खासियत होती है, ये क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर हमेशा आता है पॉजिटिव चार्ज। सही है यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि सबके सब अगर यहाँ पे मेटल एटम है, सबने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। यहाँ पे इसने भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, सबने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू कर दिया अभी यहाँ पे सबके सबने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब जब इन सबने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इनके ऊपर क्या आएगा बताइए? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अभी यहाँ पे सभी मेटल एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज। और जब मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, उस समय हम इन्हें बोलते हैं केर्नेल्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग? केर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग? केर्नेल। और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होता है, इस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं
सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन का समंदर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का समंदर। बहुत ही सिंपल अब यहाँ पे आता है। अब देखिए ये जो होते हैं मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब इनके अंदर में अगर देखते हैं आप लोग तो ध्यान देना भी यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है। बहुत ही सिंपल इनकी प्रॉपर्टीज आती है, ये आप लोग पहले से ही पढ़ते आते हो। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो सॉलिड जो होता है ना मेटालिक सॉलिड, ये हमेशा रहते हैं यहाँ पे जनरली सॉलिड स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर रहते हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट में। एक स्टेट मर्क्यूरी यहाँ पे आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है सबके सब यहाँ पे रहते हैं मैलिएबल रहते हैं। तीसरा जो आता है सबके सब यहाँ पे क्या रहते हैं? डक्टाइल रहते हैं। सही है। देख से यहाँ पे क्या आता है? सबको यहाँ पे लस्टर रहता है। लस्टर का मतलब यहाँ पे क्या रहता है? लस्टर का मतलब सबके सब क्या होते हैं? चमकते हैं। ये मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इनसे हम लोग थिन शीट और इनसे हम लोग क्या बनाते हैं? वायर्स बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए इन सबको यहाँ पे रहता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या रहता है? ये सबके सब क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो ये जो होता है मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड्स की जो मेन जो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं वो बनती है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बनते हैं गुड कंडक्टर। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब घर पे जाकर ट्राई करना नहीं, मतलब खिला लेके वो जो होता है सॉकेट उसके अंदर में डाल के बटन चालू करके देखना नहीं, फालतू में करंट लगेगा, बाल खड़े हो जाएंगे, नाक से धुआं निकलेगा, कान से धुआं निकलेगा, फिर आप बोलोगे नहीं सर आप सच बोलते हो, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं सर आप झूठ बोलते हो कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ऐसा करना नहीं, घर जाके मतलब वहां पे तवा लिए, तवे को हमने क्या किया वहां पे गैस के ऊपर गर्म किए, नीचे रखे और थोड़ा सा बैठ के देखे, तो इसका मतलब है चटका लगा आपको तो फिर बोलना नहीं राहुल सर आप सच बोलते हो, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सब एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सबकी सब बनती है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या बनती है यहाँ पे? प्रॉपर्टीज बनती है। क्या बनती है यहाँ पे? प्रॉपर्टीज। बहुत ही सिंपल टॉपिक यहाँ पे आता है। अब चलिए अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड? देखिए अगर हमने यहाँ पे फिर से क्या किया, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को हमने बना लिया यहाँ पे, पता है ना, देखो रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे आ रही। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? कोवैलेंट आया। कोवैलेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हम लोग ले सकते हैं। देखिए क्या होगा, जिस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर के सबके सब पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। किससे होते हैं अटैच? कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेफिनेशन आप लोग क्या बोलोगे? द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड आर नोन एज कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए मैंने क्या किया आपको ना इन सबकी डेफिनेशन जो है ना ये आपको मैंने उनके नाम के अंदर ही बता दिया है। अब देखिए ये जो होते हैं ना कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉफ्ट भी होते हैं ये हार्ड भी होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब अगर इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हम लोग को यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह हो जाए। अब देखिए कोवैलेंट जो होते हैं इसके अगर हम लोग को पढ़ने 3 एग्जांपल, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे डायमंड, साइमंड नहीं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायमंड। दूसरा जो यहाँ पे आएगा उसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ग्राफाइट, और लास्ट वन जो यहाँ पे आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फुलेरीन। क्या पढ़ेंगे? फुलेरीन। अब देखिए डायमंड, डायमंड जो होता है आपने क्या करना, आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं यहाँ पे। इन तीनों को अगर आप लोग को याद करना है ना तो क्या करना है, इन्हें इनके डिफरेंस के हिसाब से याद करना या फिर आपको याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए सबके सब किससे बनते हैं? कार्बन से, क्योंकि सबके सब क्या बनते हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स बनते हैं यहाँ पे, सिंपल है। अब इसको थोड़ा आप साइड में रखिए, हम लोग क्या करते हैं इन दोनों के बारे में कंपैरिजन करके स्टडी कर लेते हैं। देखिए डायमंड के अंदर में जितने भी कार्बन एटम होते हैं सबके सब रहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। कौन से रहते हैं? sp3। और ग्राफाइट जो रहते हैं इसके अंदर के कार्बन एटम रहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। क्या रहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पे रहता है। नहीं देखिए डायमंड जो होते हैं ये रहते हैं जनरली बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं, और ये जो रहते हैं ये रहते हैं वहां पे सॉफ्ट रहते हैं। सही है। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या रहते हैं? लो रहते हैं। डायमंड जो होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट पता है आपको कितना होता है? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3550 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3550
550 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे हो गया, इसलिए डायमंड क्या रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। नेक्स्ट देखिए, डायमंड जो रहता है ना, इसके अंदर में जितने भी कार्बन एटम्स आते हैं ये सबके सब टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, मतलब एक कार्बन सेंटर में रहता है और 3 कार्बन जो रहते हैं हमेशा टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं, इसलिए ये जो रहता है डायमंड ये बनता है बहुत ज्यादा हार्ड बनता है। ठीक है, तो ये हो गए पूरे के पूरे डायमंड। अब ग्राफाइट जो होता है, ग्राफाइट के अंदर में यहाँ पे जो हर एक जो कार्बन रहता है इसकी जो 3 जो वैलेंसी यहाँ पे होती है, मतलब 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होता है, 3 अलग कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, तो देखिए मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है वो इलेक्ट्रॉन बनाता है यहाँ पे पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बनाता है इसलिए बनता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। और यहाँ पे ग्राफाइट की क्या बनती है, लेयर्स बनती है। क्या बनती है, वहां पे लेयर्स बनती है, इसलिए ग्राफाइट यहाँ पे क्या बनता है, सॉफ्ट। अब देखिए डायमंड जो रहता है इसका यूज हम लोग जनरली यहाँ पे करते हैं, ज्वेलरी में करते हैं यहाँ पे यूज, और ग्लास कटिंग इंडस्ट्री में भी हम लोग डायमंड्स का यूज करते हैं। और ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होने के वजह से इनका यूज हम लोग करते हैं वहां पे इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। क्या बनते हैं, इसके इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, और इससे लीड पेंसिल भी बनती है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं अभी यहाँ पे फुलरिन के तरफ, देखिए इसके भी अंदर के सबके सब ये जो रहते हैं बनते हैं पार्टिकल कार्बन रहते हैं। क्या रहते हैं, यहाँ पे कार्बन्स रहते हैं। अब देखिए फुलरिन जो होता है इसके भी अंदर के कार्बन एटम में रहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। क्या रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं। अब देखिए इसका इन्वेंशन यहाँ पे किया था बकमिस्टर फुलर नाम के साइंटिस्ट ने 1985 में। ये जो साइंटिस्ट था इसने क्या किया था, कार्बन के ऊपर में हाई पावर की जो लेजर बीम होती है उससे क्या किया था, बम्बार्ड किया था, जिसके वजह से वहां पे सूटी कंपाउंड बना था। सूटी कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दिल मेरा सुट करता नहीं, वो अलग होता है। सूटी कंपाउंड का मतलब आप लोगों को समझा देता हूं। अगर आपके यहाँ पे मिट्टी के तेल के दिए जलाते हो आप लोग, या फिर अगर आप लोग टायर को जलाते हो, या फिर अगर आप लोग प्लास्टिक को जलाते हो, तो देखिए वहां पर एकदम ब्लैक कलर की फ्लेम निकलती है, ऊपर में ना एकदम ब्लैक कलर का आपको दिखता है। उसके ऊपर क्या करना, आपने हाथ रख के कसम खाना कि आज से हम लोग रोज स्टडी करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, और थोड़ी देर के बाद क्या करना, उस हाथ को ऐसे घसकर अपने मुंह के ऊपर लगा लेना। देखो क्या होगा, आपका चेहरा काला हो जाएगा। अब वो जो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड वहां पे बनता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं सूटी कंपाउंड। क्या बोलते हैं, सूटी कंपाउंड। अब देखिए नॉन सूटी का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने कागज को जलाया, अगर आप लोगों ने शक्कर को जलाया, तो देखिए वहां पे जो फ्लेम का जो धुआं निकलता है ना वो रहता है व्हाइट कलर का, तो होती है नॉन सूटी फ्लेम। कौन सी होती है, नॉन सूटी। और जहां पे काले कलर का धुआं निकलता है समझ जाओ बनती है सूटी फ्लेम। ठीक है, तो देखिए जब फिर उसने उसके ऊपर स्टडी किया था तो उसने ना उसका स्ट्रक्चर वहां पे पाया था, मतलब जब ना सॉकर बॉल जो रहता उस टाइप से उसका स्ट्रक्चर वहां पे था, मतलब बॉल टाइप स्ट्रक्चर उसका था, इसलिए उसने वहां पे उसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था, क्या बोलते उसको नाम फिर बाद में मिला वहां पे फुलेरिन। क्या नाम मिला, फुलेरिन। और इसका बॉल टाइप स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसे बोलते हैं बकी बॉल। कौन सा बोलते हैं, बकी बॉल भी ऐसे बोलते हैं। तो ये जो होते हैं वहां पे फुलेरिन, इसके अंदर में पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग आती है, सही है। यहाँ पे इसके अंदर में 12 पेंटागोनल रिंग रहती है और 20 यहाँ पे आते हैं हेक्सागोनल रिंग, किसके अंदर में C60 जो होता है। यहाँ पे फुलेरिन का एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि आता है C60, ये इसका पहला एग्जांपल बनता है। और यहाँ पे सबके सब रहते हैं कार्बन एटम्स। तो देखिए ये जो होते हैं ऐसे C60 आता है, C72 भी आता है, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल यहाँ पे बनते हैं। तो ये होता है यहाँ पे फुलेरिन। क्या होता है, फुलेरिन। फुलेरिन का यूज हम लोग जनरली यहाँ पे यूज करते हैं कार्बन ट्यूब्स बनाने के लिए। अगर आपने फुलेरिन और ग्रेफाइट का अगर आपने मिक्सचर करके जो ट्यूब यहाँ पे बनाते हो, हम उसे बोलते हैं नैनो ट्यूब्स। क्या बोलते हैं, नैनो ट्यूब्स। तो देखिए बहुत ही इजी वे से हमने यहाँ पे आज पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर, ये है आयोनिक, ये है मेटालिक, तो लास्ट में यहाँ पे बनता है कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके यहाँ पे 3 एग्जांपल हमने देख लिया, एक है डायमंड, ग्रेफाइट और एक आएगा फुलेरिन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय। बाकी पढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ का यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। और वो ना मैं आपको इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि अगर आप किसी भी रूम में बैठे रहो, मेरी गारंटी है उन यूनिट सेल की डेफिनेशन आप उस रूम को देख के यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।